वेलकम टू द लॉफुल असेंबली। आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। क्यों? क्योंकि आज क्लैट का रिज़ल्ट आ गया है। मुझको, हिमांशु को अभी से ही फ़ोन कॉल आना शुरू हो गए हैं, और एक चीज़ है जो बड़ी कॉमन है। कुछ बच्चों का हुआ है और बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है, और वो फिर से बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है। तो हिमांशु, तुम्हारा क्या कहना है इस पे? सर, तो मैं स्टार्ट करूँगा इस बात से कि मुझे अभी अभी एक कॉल रिसीव हुआ है बच्चे का। और उसका कहना था कि भैया आई एम वेरी सरप्राइज एंड वेरी शॉक्ड बिकॉज आई वॉज गेटिंग अराउंड 84-85 मार्क्स लास्ट ईयर। इस मार्क्स रेंज में बहुत हाई रैंक्स आई थी, और इस साल इतने मार्क्स मेरे आ रहे हैं पर मेरी रैंक कुछ 5000 के अच्छी आसपास नहीं आ आ रही रही। है। द पॉइंट बीइंग कि अब मैं क्या करूँ? हम्म। मैंने तो इतनी मेहनत की थी, इतना स्कोर में लेके चल रहा था, और उसने मुझे बताया कि उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पेपर बहुत सिंपल आया था। हम्म। उसकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा थी। कुछ क्वेश्चन उसके हिसाब से गलत होते ही वो जब सॉल्व करता, लेकिन क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गए थे तो एवरी वन स्कोर्ड वेरी हाई, करेक्ट। और जिसके कारण ही कुडंट गेट अ गुड रैंक दो ही इज़ गेटिंग गुड मार्क्स। तो इस सिनेरियो में सवाल ये बनता है कि अब क्या करा जाए। तो दो चीज़ें जो मुझे लगी कि एक तो शॉर्ट टर्म गोल की हमें बात करनी चाहिए कि राइट। अभी वो क्या करें। राइट। मैंने उस दोस्त को भी बताया कि आप क्या कर सकते हो अभी, और फिर दूसरा ये कि आगे किस तरीके से देखा जाए। क्या क्लैट का एग्ज़ाम ही ये डिसाइड करता है कि आप लाइफ में आगे कैसा ट्रू। करोगे? और वो उस बच्चे को यही लग रहा था कि अरे भैया मेरा नहीं होगा, इफ़ आई एम नॉट गेटिंग अ गुड कॉलेज देन व्हाट शुड आई डू? शुड आई टेक अ सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप और वॉट एवर? एंड अगर अच्छा कॉलेज नहीं होता तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसमें मैं क्या करूँगा? सो आई थिंक इस पर आपका एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है। आप कंटिन्यूसली लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है जो सिर्फ एनएलयूज ही नहीं गए, दे वेंट टू वेरियस प्राइवेट कॉलेजेस, दे वेंट टू वेरियस लोकल कॉलेजेस एंड देन दे आर डूइंग रियली वेल। कुछ जुडिशरी क्लियर किए। तो मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे को, या ऐसे बहुत सारे बच्चे जो भी इस एग्ज़ाम को नहीं अच्छा से कर पाए हैं, या रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है, तो उनके लिए क्या हमारा आगे का मोटिवेशन दिया जा करेक्ट। सकता है, उस पर वी शुड टॉक अबाउट अ लिटिल। राइट। राइट। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जब आप एक गोल डिसाइड कर लेते हो, फॉर एग्जांपल अभी आप ट्वेल्थ में हो गया, ट्वेल्थ के बाद आपने एक ड्रॉप लिया होगा, और आजकल तो ट्रेंड चल गया है कि बच्चे 2 से 3 ड्रॉप भी ले रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि जब अगर आपको एक अच्छा एनएलयू नहीं मिला तो दैट इज़ एंड ऑफ ऑल। आपकी लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाती है, आपके करियर एम्बिशन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। बट वो ये नहीं समझते हैं कि लॉ स्कूल इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आपको एक चीज़ सेल करी गई है, ये चीज़ सेल करी गई है कि अगर एक आपका अच्छा लॉ स्कूल हो गया तो आपका करियर जो है, पक्की बात है कि बूम करेगा ही करेगा, आप सक्सेसफुल होगे ही होगे। जबकि ऐसा नहीं है। यू मतलब हिमांशु भी एनएलएस से आ रहा है, मे बी एक एनएलयू से आ रहा हूँ। वी नो दैट देर आर पीपल इवन आफ्टर गेटिंग इनटू वेरी गुड लॉ स्कूल्स दे आर नॉट एबल टू मेक इट। और उसी पॉइंट पे जब हम इंटर्नशिप्स पे जाते हैं, अब तो मतलब आफ्टर गेटिंग इनटू अ लीगल करियर, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लीगल प्रोफेशनल्स हैं जो कि बहुत अच्छे लॉ स्कूल से नहीं आए हैं, बट दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप एक करियर चूज़ करते हो तो वो एक 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, वो एक मैराथन है, वो एक रीले है। आपको दौड़ते रहना है। हो सकता है कोई अभी आपसे आगे चला गया, हो सकता है आप अभी किसी से आगे चले गए हो, बट आपको दौड़ते रहना है। आप जब तक ये वाली चीज़ रियलाइज़ नहीं करेंगे, भले ही आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे जाके अच्छा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हिमांशु से अभी जस्ट रिकॉर्ड करने के पहले ही ये वाली बात कर रहा था कि कैसे एक बच्चा जिसने 3 ड्रॉप लिए, उसके बाद ज़रूर बहुत अच्छे एनएलयू में भी नहीं गया, बट उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विसेज क्रैक हो गया। कैसे एक बच्चा जिसने जिसका पहला ऑप्शन लॉ था ही नहीं, उसने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद डिसाइड किया कि यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे लॉ करना चाहिए। एक हरियाणा के एक बहुत ही नॉर्मल कॉलेज से उसने लॉ किया और दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में रैंक लाया। कैसे एक बच्चा जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से निकला, इंटर्नशिप्स भी बहुत अच्छी नहीं करी, लिटिगेशन में बहुत
ट्राई किया 4-5 साल बाद, और उसके बाद फाइनली आज एक Tier 1 लॉ फर्म में काम कर रहा है. There are n number of examples that I can give you being in the industry for more than 10 years now कि लॉ स्कूल इतना मैटर करता है बट इतना मैटर नहीं करता है जितना अभी आपको लग रहा है जब आपका क्लैट नहीं निकला. हिमांशु, तुम्हें क्या लगता है? मतलब तुमने भी अपने लॉ स्कूल में, अब एक पर्सपेक्टिव तो मैंने दिया आपको, दूसरा पर्सपेक्टिव मैं हिमांशु से ये लेना चाहूँगा बिकॉज ही हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम द मोस्ट प्रीमियर लॉ स्कूल इन इंडिया. आपको लगता होगा कि एनालिस्ट में जाने के बाद आपकी लाइफ सॉर्टेड है, बेस्ट चीज़ होने वाली है आपके बाद आपकी लाइफ में. तो एक पर्सपेक्टिव मैं उससे लेना चाहूँगा कि क्या एनालिस्ट जाने के बाद 100% गारंटी होती है कि आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे? सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है. इनफैक्ट हमारे कॉलेज में मेरे बैच में 80 स्टूडेंट्स आए थे और हम ग्रेजुएट जब हुए तो हमारे पास सिर्फ 51 स्टूडेंट्स हम साथ में ग्रेजुएट हुए थे. वाओ. तो ये सिनेरियो था. मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको एनाल्यूज मिलता है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता. फ़ायदा होता है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है. जैसे कि आपको इंटर्नशिप में काफ़ी इजीली मिल जाती है. जब जॉब का रिक्रूटमेंट होता है तो वो इजीली हो जाता है. कन्वीनियंट हो जाता है. कन्वीनियंट हो जाता है. उसका कारण ये है कि एक सिस्टम बना हुआ है. और कॉलेजेस अभी नए नए आए हैं, वो डेवलप हो रहे हैं, उनका एल्यूमनाई बेस कम है, उनके अंदर रिक्रूटमेंट कमिटीज उस तरीके से काम नहीं कर रही. बट नाउ दे आर लर्निंग. एंड मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो निर्मा यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस और लोकल कॉलेजेस से पढ़े हैं एंड दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल इन देयर लाइफ. और उसका कारण मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि मान लीजिए कि मैं आज एनालिस्ट में हूँ तो मुझे बहुत सारा हाथ पैर नहीं मारना है, तो मुझे यही नहीं सीख पा रहा हूँ कि मुझे हाथ पैर कैसे मारना है. राइट. पर मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्तों और रिलेटिव्स को भी देखा है, कुछ बच्चे जो बहुत मेहनत करते हैं, जो अपनी इंटर्नशिप ढूंढते हैं, उससे जॉब लगाते हैं, ट्रू, अपने नेटवर्किंग करते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं और लोगों से, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जॉब उनके लिए अच्छा होगा. और ये सब आपको तभी आता है जब बहुत स्ट्रगल करते हो. राइट. और हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि लॉ एज अ प्रोफेशन वाला जॉब सिर्फ ये नहीं है कि आपने लॉ स्कूल में क्या पढ़ा उससे काम हो गया. वो बहुत ग्राउंड वर्क पर डील करता है. एब्सोल्युटली. तो मान लीजिए कि अगर आपको कल के दिन प्रैक्टिस करनी है तो लॉ स्कूल आपको हेल्प करेगा कि हाँ ठीक है, आपने बेसिक लेवल पे पढ़ लिया, फिर आप गए और आपने इंटर्नशिप करी, आपको नेटवर्क करवा देगा. करेक्ट. नेटवर्क करवा दिया. पर वो एक लेवल तक ही हेल्प करेगा. उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको लिटिगेशन करना है तो आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, आपको लोगों से अच्छे कनेक्शंस बनाने आना चाहिए, आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए. और आप किसी भी कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ अपने आप में आप डेवलप कर सकते हैं, और ये आपको ही करनी होती है. अगर आप हिंदी मीडियम से एनालिस्ट में जा रहे हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि लोग अंग्रेजी मीडियम से आते थे और बहुत अच्छा बोल रहे थे, जो चीज़ हमने अपने पिछले एपिसोड में ऑलरेडी डिस्कस करी है. तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाएंगे, सो कॉल्ड बहुत अच्छा कॉलेज, और आप बहुत अच्छा कर लेंगे. आप जहाँ पे भी रहेंगे आप वहाँ से बहुत अच्छा कर सकते हैं, और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके अलावा जुडिशरी जैसे अगर हम देखें तो जुडिशरी में फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कौन से कॉलेज से पढ़ के आए. राइट. आप लॉ फर्म देखें, आज लॉ फर्म में फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आप कहाँ से पढ़ के आए, क्योंकि वो लोग इस बात पे देख रहे हैं कि आप कैसे अपना, आपकी स्किल्स कितनी है, और स्किल आप कहीं पे भी रह के डेवलप. आई थिंक हम अपॉर्चुनिटीज़, आप लॉ स्कूल के बारे में जब जानना चाह रहे हैं और आप ट्राई कर रहे हैं कि आपको बेस्ट लॉ स्कूल मिले, तो आप क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है उसके पीछे का? उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको लगता है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको बेटर मिलेंगी अगर आप बेस्ट लॉ स्कूल में जाते हैं. और ये गलत भी नहीं है. ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटीज़ बेटर मिलेंगी. क्यों? क्योंकि वहाँ का इकोसिस्टम ऐसा है, वहाँ पे नेटवर्किंग ऐसी, ऑलरेडी वहाँ के एलुमनाई जो हैं बेस्ट लॉ फर्म्स में काम कर रहे हैं, बेस्ट इन हाउसेज में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ बेटर मिलेंगी. बेटर मिलेंगी, मैंने ये बोला है बेटर मिलेंगी. द वर्ड बेटर इज़ देयर. मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी अगर जो आप दूसरे लॉ स्कूल्स में काम कर रहे हैं और अगर आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं. ऑब्वियसली वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बट आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे. पॉइंट यहीं पे है. तो हिमांशु, लेट अस डिस्कस कि अगर उस बच्चे के बारे में डिस्कस करते हैं बेचारे जिसने दिन रात करके पढ़ाई करी है, बट मे बी द डी डे उसके फेवर में नहीं गया है, तो अब वो ये सोच रहा है कि अब वो क्या करे. अब उसके पास नेशनल लॉ स्कूल का ऑप्शन नहीं है कि बहुत अच्छे नेशनल लॉ स्कूल में जाए. अब तो अब उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस
कौन से लॉ स्कूल्स वो टारगेट कर सकता है, और लॉ स्कूल में जब वो है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ से वो अपना करियर प्रोग्रेशन कैसे टारगेट कर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है इसको हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म पे, राइट। एक मीडियम टर्म पे और एक लॉन्ग टर्म पे। ट्रू। शॉर्ट टर्म पे तो पहले ये एक्सेप्ट कर लो कि जो आपने किया, आपने प्रोसेस में अगर मेहनत की है, सो इट्स गोना पे यू, अभी नहीं तो आगे इन द लाइफ करेगा। बहुत बिल्कुल सारे करेगा। ऐसे बच्चे होते हैं जो 20 नंबर जब पहला मॉक लिखते हैं तो आते हैं उनके, और फिर वो अभी 80 मार्क्स 90 मार्क्स तक पहुंचे, तो दे वर्कड रियली हार्ड, दैट्स व्हाई दे रीच्ड एट दिस स्टेज। एब्सोल्युटली। एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो वो जो बहुत मेहनत की है ना, वो आगे चल के आपको काम आने वाली है, क्योंकि आपने डिसिप्लिन सीखा, आपने वर्क एथिक्स सीखा, और वो सब आपको लॉ स्कूल में काम आएगी। तो पहले ये एक्सेप्ट करना है हमें कि हाँ, हमने मेहनत की, रिजल्ट माइट बी नॉट, यस, माइट नॉट हमारे फेवर में नहीं है। एब्सोल्युटली। पर हमने मेहनत की है। तो पहली चीज तो ये, तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर दैट। सेकेंड, मीडियम टर्म, अब ये देखें कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखो, प्रॉब्लम तो है, कुछ हो गई है कि नहीं आया रिजल्ट, और रिजल्ट बहुत लक बेस भी होता है, पर अभी सॉल्यूशन क्या देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास अभी कौन से एग्जाम बचे हैं। तो हमारे पास अभी MHCET बचा है, जिसमें ILS पुणे, GLC मुंबई, ये कॉलेज बचते हैं। विच आर वेरी गुड कॉलेजेस। वेरी गुड कॉलेज। यस। पहले ये कॉलेजेस आपको आपके 12th के परसेंटेज पे मिलते थे। मेरे टाइम पे ILS पुणे आपको मिलता था 95%, 96% इन 12th क्लास। एब्सोल्युटली। GLC मुंबई वाज द सेम। एंड नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू राइट एन एग्जाम, जिसके लिए प्रिपरेशन आप क्लैट के टाइम कर चुके हो। यू हैव टू रिफाइन योर सेल्फ एंड राइट दिस एग्जाम। सो फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन सिम्बायोसिस का एग्जाम, फोकस ऑन क्राइस्ट का एग्जाम वो होता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एग्जाम। सो यू हैव लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशंस एब्सोल्युटली इन फ्रंट ऑफ यू। डोंट थिंक कि कौन सा कॉलेज क्या है अभी, जस्ट थिंक कि किसी भी तरह यू हैव टू नेल दिस एग्जाम एब्सोल्युटली एंड जस्ट डू इट। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि अपार्ट फ्रॉम द कॉलेजेस दैट हिमांशु सेड, अभी बताए कि ये कॉलेजेस हैं, एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप किस प्लेस पे, कहाँ पे लॉ कर रहे हो। मान लो चलो ठीक है, क्लैट में नहीं हुआ, ठीक है, अब जो कॉलेजेस की लिस्ट अभी बताई उसमें भी नहीं हुआ, अब आपके पास थर्ड ऑप्शन क्या है। तो माई एक्सपीरियंस इज ऑलवेज गो फॉर प्लेसेस जहाँ पे, ऑलवेज गो फॉर लॉ कॉलेजेस जो कि अच्छी जगह पे लोकेटेड। फॉर एग्जांपल दिल्ली, फॉर एग्जांपल मुंबई। आई कैन टेल यू दिस थिंग कि जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था हिमांशु, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर वाज जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, इट वाज अ मल्टीनेशनल कंपनी, और वहाँ पे एक मेरी कलीग थी, उससे मैंने पूछा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है यहाँ पे। तो उसने बोला मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, बट वो ग्रेजुएट 2 साल पहले हुई थी, और वो एक बहुत नॉर्मल कॉलेज से आ रही थी। तो मतलब आई डू नॉट इवन रिकॉल द नेम ऑफ द कॉलेज। तो मैंने बोला हाउ कम, इतना कैसे। तो उसने बोला कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, एंड देन मुझे मालूम था कि भले ही मेरा कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है, बट जिस जगह पे वो कॉलेज है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। तो मैंने बहुत हाथ पैर मारे, मैंने ऐसे कोर्सेज़ किए, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के ऊपर कोर्स किया मैंने, अपने नॉलेज गेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे सेमिनार कोर्सेज़ किए, और मैं जाती थी उन ऑफिसेज़ में और मैं बताती थी कि आई कैन डू दिस। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अगर अच्छे लॉ स्कूल से ले रहे हो किसी को, आप उसे स्टाइपेंड दो, मेरे को नहीं चाहिए स्टाइपेंड, मैं फ्री में आपके लिए काम करूँगी, मैं इंटर्नशिप्स करूँगी। उसने लगातार 6 महीने इंटर्नशिप करी, उसका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने उसको 3rd ईयर में ही ले लिया, और बोला कि जब हम बंदे को कोई लेते हैं, बंदे या बंदी को, किसी को भी अगर हम लेते हैं अपने फर्म में, उसको हम एज एन एसोसिएट लेते हैं, हम आपको डायरेक्टली सीनियर एसोसिएट का जो है पोजीशन वो देंगे। तो ऑलवेज हैव यू शुड नॉट बी मायोपिक इन योर अप्रोच। हमेशा ये सोचो कि अगर ये नहीं मिला तो क्या, ये नहीं मिला तो क्या, ऑप्शंस कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो ऑलवेज गो फॉर दोज ऑप्शंस जहाँ पे कॉलेजेस वहाँ पे हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया। ऐसी जगह पे भले ही आपका लॉ स्कूल सिर्फ डिसाइड नहीं कर रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आप फिर भी वहाँ पे जा सकते हो जहाँ पे Tier 1 का बच्चा जा रहा है। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखो, ठीक है। लिस्ट बनाओ, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लिस्ट बनाओ, जैसे हिमांशु ने बोला ये कॉलेजेस में हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो वो दूसरे कॉलेजेस कहाँ हैं, डिसेंट कॉलेजेस कहाँ हैं जहाँ पे तुम्हें इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पे तुम्हें एक्सपोजर मिले। जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, अगर तुम दिल्ली में हो तो इवन सुप्रीम कोर्ट भी जाओ। अपॉर्चुनिटीज़ आप जितना लॉ स्कूल में नहीं सीखते हो ना, उतना उससे बाहर सीखते हो, अपनी इंटर्नशिप पे सीखते हो। तो वो तो सबके लिए सेम है ना यार।
वो तो मतलब जो लॉ स्कूल में है उसके लिए भी सेम है। अच्छे लॉ स्कूल में जब इंटर्नशिप्स करने जाते हो तो मिलते हैं ना हमें मतलब बच्चे नॉन लॉ स्कूल से, उनका भी सिलेक्शन होता है। तो ये अभी रियलाइज़ करना है अपने को, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियलाइज़ करना है। अब हिमांशु अपन बात करते हैं, दिस इज़ द लास्ट लेग ऑफ आवर सेशन, इसमें अपन बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर लॉ स्कूल उन लोगों के लिए जो लोग एनएलयूज में अभी नहीं है, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं। बिल्कुल सर, उससे पहले मैं दो हाँ चीज़ें- प्लीज़ प्लीज़। तो आपने जो पहली चीज़ की, ये जो सर ने लड़की का एग्जाम्पल दिया वो एक्सेप्शन नहीं है, यस ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और दूसरी जो सर ने एक चीज़ बोली कि लॉ सिर्फ कॉलेज से नहीं सीखा जाता, बल्कि कोर्ट से सीखा जाता है। तो आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग से बहुत कुछ सीखा जाता है, और वो आपके पास, आप कोई से भी कॉलेज से हो, वो हमेशा ओपन है। आप कोर्ट जाइए, आप इंटर्नशिप्स कीजिए, और उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। जीएलसी मुंबई तो इज नोन फॉर दिस, Yeah, क्योंकि बच्चे क्लासेस अटेंड करते हैं और उसके बाद दे जस्ट जॉइन अ लॉ फर्म और दे वर्क एंड दे लर्न अ लॉट। तीसरी चीज जो हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, और जो सर बिल्कुल उस लास्ट लेग पे भी ले आए, वो है कि लॉ स्कूल और लॉ स्कूल के बाद की कहानी। तो सर ने जैसे डिस्कस किया कि आप इंटर्नशिप्स कीजिए, उनसे सीखिए, आप नेटवर्किंग कीजिए लॉ स्कूल में जाके, आप उससे सीखिए, और इनसे आप लॉ कॉलेज में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब बात आती है लॉ स्कूल के बाद की अपॉर्चुनिटीज। राइट। तो लॉ स्कूल के बाद की अपॉर्चुनिटी कई लेवल पे स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आप अगर बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते थे और आज यूजी में नहीं होता है, तो आपके पास पीजी का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल, हमेशा रहता है। तो आप क्लैट का पीजी एग्जाम लिख सकते हैं, गो टू अ कॉलेज, स्टडी देयर। दूसरी चीज, पीजी करने के बाद आपको प्रोफेसर वाला जॉब, नेट, यूजीसी, जेआरएफ वगैरह, राइट। जूनियर रिसर्च फेलो, ये सब मिलता है आपको, बहुत अच्छी उसमें स्टाइपेंड मिलता है, एंड देन यू कैन अर्न एंड आल्सो टीच इफ यू वांट। तीसरा, लॉ फर्म का जॉब, जो कि आप अगर कोशिश करेंगे, इंटर्नशिप्स अच्छी करेंगे, तो जैसे प्री प्लेसमेंट ऑफर्स होते हैं तो वो बच्चों को मिल जाते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। चौथी चीज़, सर जैसे बैंकिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो IBPS PO के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप वो सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इसके अलावा और PSUs एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि शिपिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो आप उनके एग्ज़ाम्स को लिख सकते हैं। आजकल रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे कि RBI, CB, ये सब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। फिर इसके अलावा जुडिशरी आपके पास हमेशा रखा हुआ है। हमेशा ही। आप जुडिशरी में, आप लॉ कॉलेज स्कूल्स में अच्छा पढ़िए, आइए जुडिशरी के एग्जाम लिखिए, बढ़िया से निकालिए, और बहुत अच्छी सेवा दीजिए। बिल्कुल। इनफैक्ट अभी रिसेंटली तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि इंडियन जुडिशियल लीगल सर्विसेज आनी चाहिए, और इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में Exactly. बोला। तो अगर वो सर्विसेज आती हैं 5 साल में, तो बहुत चांसेस है कि वो अगर आती हैं तो आपके पास वो ऑप्शन हमेशा ओपन है। और लिटिगेशन, एनी डे लिटिगेशन, एनी डे। और लिटिगेशन से पहले अगर आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ जुडिशियल क्लर्कशिप कर सकते हैं, आप बाहर पढ़ने जा सकते हैं। लॉ ऐसी फील्ड है जो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे लोग तो लॉ छोड़ के उसके बाद फार्मिंग कर रहा है, कोई बिजनेस चला रहे हैं, एंड आई नो लॉट्स ऑफ पीपल जो मेरे कॉलेज से पढ़े हैं और उसके अलावा भी दूसरे कॉलेजेस से पढ़े, तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए आज का जो टाइम है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी जिसको कहते हैं, वो वाला टाइम है। ज़रूरी नहीं है अगर आप लॉ कर रहे हो तो आपको लॉ में ही कुछ करना है। अगर आपको आगे जाके डिसाइड आप करते हो कि यार मुझे ना पब्लिक पॉलिसी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आज इंडिया में ही इतने सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी में भी कोर्सेज करा रहे हैं। आप पब्लिक पॉलिसी में करिए, पब्लिक पॉलिसी में बहुत स्कोप है। आपको ऐसा लग रहा है टेक्नोलॉजी लॉ में, मतलब क्योंकि द फ्यूचर व्हेन वी टॉक अबाउट, तो टेक्नोलॉजी लॉ का बहुत फ्यूचर है। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स टेक्नोलॉजी लॉ के ऊपर डिप्लोमा करा रहे हैं, कोर्सेज करा रहे हैं और मास्टर्स करा रहे हैं, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने लॉ किया हो। इवन एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैन परस्यू सच कोर्सेज इन सच इंस्टीट्यूट्स। तो क्या है कि क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स लॉ के बारे में भी आजकल बात हो रही है, फैशन लॉ के बारे में भी आजकल बात हो रही है, तो ऑप्शंस तो आपके पास ज़्यादा हैं। इवन आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँगा, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे इन हाउस काउंसिल के बारे में बात होती है। पहले इन हाउस काउंसिल्स नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो बहुत गिने चुने 5-10 कंपनियाँ ऐसी रखती हैं। आज कल हर कंपनी इन हाउस काउंसिल रख रही है, और जो कंपनी इन हाउस काउंसिल रख रही है उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जैसे अभी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, और फिर बाद में बैंक्स के लिए एग्ज़ाम होता है, जैसे बताया शिपिंग अथॉरिटी के लिए एग्ज़ाम हो रहा है। तो वो एग्ज़ाम
एनएलयू को देख के नहीं हो रहा है कि ये एनएलयू में है तो उसको लेना है। डीएमआरसी एग्ज़ाम लेती है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, वो एग्ज़ाम के लिए सब कोई एलिजिबल है। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है वो एनएलयू वाले के लिए भी सेम है और नॉन एनएलयू वाले के लिए भी सेम है। जो इंडियन पिनल कोड है उसके लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है। पेपर भी आपके लिए सेम होगा जो नॉन एनएलयू वाला होगा, और जो नॉर्मल जो एनएलयू वाला होगा उसके लिए भी सेम होगा। तो वो जो 5 साल हैं आपको डिसाइड करना है कि जहाँ पे आप गए हो वो अपॉर्चुनिटीज़ आप कैसे यूज़ कर पा रहे हो। जैसे हिमांशु ने लिटिगेशन के बारे में बात करी, आई थिंक लिटिगेशन इज़ समथिंग विच इज़, मतलब आप किस बेसिक से बेसिक लॉ स्कूल से आ रहे हो, वो डिपेंड करता है आपकी नेटवर्किंग के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स के ऊपर, आप कितना जुझारू हो उसके ऊपर। ये डिपेंड नहीं करता है आप कितने बड़े लॉ स्कूल से आ रहे हो। तो अगर आपने सोचा है कि आपको एक लिटिगेटर बनना है तो आप तो वहाँ पे जाइए जहाँ पे आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो। सेकेंड ईयर से ही किसी एक आप एक्सप्लोर करना शुरू करिए। जैसे हिमांशु ने बताया, आप कोर्ट जाइए, प्रोसीडिंग्स देखिए, किसी जूनियरशिप आप करिए किसी अच्छे एडवोकेट के अंडर, बार बार उनके चेम्बर्स में जाइए, बैठिए, आप 100% अच्छे लिटिगेटर बनेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट ऑफ द होल सेशन हमारा जो लॉफुल असेंबली का था, क्योंकि हमें बहुत कॉल्स आए हैं और बार बार बच्चे बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो रहे हैं, बहुत ऐसा लग रहा है कि नहीं दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि उनका क्लैट में नहीं हो पाया। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस ऑल्सो, क्योंकि पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया है, आपने एक ड्रीम देखा है कि आप एक लॉ स्कूल में जाओगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये चीज़ सेल करी गई है। आपको बताया गया है कि अगर बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आप एकदम टॉप नॉच कॉर्पोरेट लॉयर बनना है या टॉप नॉच लॉयर बनना है, तो उसका जो दरवाज़ा है वो क्लैट के एनएलयू से खुलता है, जो कि गलत है। ये चीज़ समझो, ये गलत है। अगर ऐसा होता तो जो जितने भी आई थिंक लॉ स्टूडेंट्स पहले भी एनएलयूज एग्जिस्ट, ऐसा तो नहीं है कि अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं एनएलयूज, तो बाकी सारे तो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते, बट हैं और थ्राइव कर रहे हैं। सक्सेसफुल नहीं, वो थ्राइव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं, ये रीज़न अपने को समझना ज़रूरी है। तो आई थिंक संभालो सबसे पहले तो अपने आप को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मेहनत करी है तो जैसे हिमांशु ने बताया, वो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी, है ना, वो काम आती है। हर मेहनत कभी भी आपने करी है वो काम आएगी। संभालो अपने आप को, और मम्मी पापा जिन्होंने भी बोला आपको कि यार बेटा आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट था, ये वो, उनको भी समझाओ कि भाई देखो मैंने मेहनत करी है, आगे भी करूँगा। और एक चीज़ ध्यान रखो, इट्स अ रिले, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। दौड़ना है आपकी, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है। हिमांशु, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। मैं यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम में 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स ने लिखा है और सिलेक्शन 2000 का होना है, तो ये बात पक्की थी कि 98,000 को कुछ नहीं मिलना है। तो आपने ट्राई किया, विच वॉज द बेस्ट पार्ट यू डिड, एब्सोल्युटली यू टेस्टेड योर सेल्फ। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिन्हों को सब कुछ आता है, जिन्होंने मेहनत की। लक बहुत बड़ा गेम प्ले करता है, हम ये मान के नहीं चलते हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बड़ा है, पहली चीज़। दूसरा ये कि अभी का ये सोचना है कि अभी क्या करना है। सो गो फॉर द सॉल्यूशन, राइट, डोंट लुक एट द प्रॉब्लम्स, गो फॉर द सॉल्यूशन। जो हमने शॉर्ट टर्म की बात की, थिंक अबाउट द एग्जाम्स जो अभी बचे हैं, उनको किस तरीके से अच्छा देना है और अच्छा से अच्छा परफॉर्म करना है। एंड देन we'll come up with more videos how to perform in law schools, कैसे अपने ऊपर वर्क करेंगे, कैसे चीजें होंगी। we'll bring more people into it, more career opportunities आपके पास। exactly. और अगर आपको और भी कोई doubts वगैरह हैं तो you can write on comments. and all the best for the next exam and for your future life. and सबसे important, खुश रहो यार, जिंदगी का नहीं पता क्या कैसा होने वाला है। तो जो एग्जाम दे रहे हो, एंजॉय इट, बी हैप्पी एंड जस्ट डू योर बेस्ट। एब्सोल्युटली। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।